नमस्कार बच्चों। कल जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें नव क्लासिकल विकास मॉडल्स के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से हेरोड-डोमार मॉडल की चर्चा की थी। हेरोड और डोमार मॉडल का फील हम कहेंगे या रिज़ल्ट हम कहेंगे वो सेम है, परंतु मॉडल की व्याख्या दोनों की अलग अलग है। अजम्पशंस दोनों की कॉमन है, जिनकी चर्चा हमने कल कर ली थी। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे हेरोड के मॉडल की। तो हेरोड के मॉडल में जो रेट ऑफ ग्रोथ की इन्होंने चर्चा करी है, मुख्य रूप से 3 तरह के रेट ऑफ ग्रोथ की इन्होंने चर्चा करी है, जिसमें वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर, वारंटेड वृद्धि दर और एक्चुअल वृद्धि दर, इनके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। उसकी अपन व्याख्या आज लेंगे। हेरोड ने अपने मॉडल में ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सतत वृद्धि दर अर्थात संतुलन की स्थिति पाई जाती है। यदि सतत वृद्धि दर किसी कारण से परिवर्तित हो जाता है, तब अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा संचयी शक्तियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप विचलन बना रहता है। इस विचलन के परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन अस्वीति अथवा स्फीति की दशाएं उत्पन्न होती है। या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। अगर एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट रेट, विकास की दर बनी रहती है, सतत वृद्धि दर बनी रहती है, तब तो ठीक है। लेकिन सतत वृद्धि दर अगर वास्तविक वृद्धि दर से कहीं भी उसमें अंतर आता है, तो अर्थव्यवस्था में या तो अपस्फीति होगी या अपस्फीति होगी। हेरोड मॉडल में उत्पादक तथा उपभोक्ताओं द्वारा आय वृद्धि को प्रभावित करने के संबंध में 2 मान्यताएं हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। उत्पादकों के व्यवहार से संबंधित मान्यता इसमें ये कहते हैं कि इस मॉडल में यह मान्यता मान ली गई है कि साहसी जो आय तथा विनियोग के संबंध में निर्णय लेता है, उन पर पूर्व काल में हुई उत्पादन में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो एंटरप्रेन्योर है, साहसी व्यक्ति है, जो विकास का कोई भी कार्य कर रहा है, वो जो भी डिसीजन लेता है उन पर पूर्व काल में हुई उत्पादन में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। अर्थात पहले किस प्रकार का उत्पादन हुआ है उसका प्रभाव उनके निर्णय पर पड़ता है। समाज में उत्पादन पूंजी के कुल स्टॉक का एक निश्चित अनुपात होता है। दूसरे शब्दों में, यदि देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है, तब पूंजी के कुल स्टॉक में भी वृद्धि होना आवश्यक है। अर्थात पूंजी जो है एक आवश्यक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पूंजी के बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। इस प्रकार पूंजी की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है। विनियोग में वृद्धि आय में वृद्धि पर निर्भर करती है। अर्थात पूंजी में यदि वृद्धि है, इसका मतलब विनियोग में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि तो आय में वृद्धि, और विनियोग में वृद्धि निर्भर करती है आय में। क्योंकि ये क्लासिकल अवधारणा जो है, ये भी इन्वेस्टमेंट को जो है आय का फलन ही मानते थे। अधिक आय अर्थात अधिक विनियोग। दूसरा जो बिंदु हेरोड ने लिया वो था उपभोक्ताओं का व्यवहार। विशुद्ध बचतें कुल आय का एक स्थिर अनुपात होती हैं। इन्वेस्टमेंट की तरह, विनियोग की तरह ही बचत भी जो है आय का फलन होती है। अधिक आय मतलब अधिक बचत। विशुद्ध बचतों को ही वास्तविक बचत कहा जाता है, किंतु इन्हें अनुमानित बचत नहीं कहा जा सकता। वास्तविक बचत वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। अगेन ये क्लासिकल अवधारणा है, क्योंकि विनियोग आय का फलन है, बचत आय का फलन है, तो दोनों ही जो हैं अल्टीमेटली एक दूसरे के बराबर होती हैं। हेरोड का ये मत है कि वास्तविक बचत इज इक्वल्स टू वास्तविक विनियोग। इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा समाज की कुल आय उपभोग तथा बचत का योग होता है। अर्थात किसी राष्ट्र के आय की बात हम करते हैं तो वो उपभोग प्लस बचत होगा, क्योंकि बचत जो है वो विनियोग है, और विनियोग से जो है पूंजी में वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो कुल आय की यदि चर्चा करेंगे तो कुल आय इज इक्वल्स टू उपभोग प्लस बचत, कंजम्पशन प्लस सेविंग। विकास की 3 प्रकार की दरें हेरोड ने डिस्कस करी है। पहली है वास्तविक वृद्धि की दर। हेरोड ने वास्तविक वृद्धि की दर को कैपिटल जी द्वारा व्यक्त किया है। वास्तविक वृद्धि की दर को बचत अनुपात तथा पूंजी अनुपात
निर्धारित करते हैं। वास्तविक वृद्धि की दर अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त यह विकास की दर से देश की वास्तविक वृद्धि दर को दर्शाती है। अगर समीकरण की बात करें तो हेरोड ने इसको दर्शाया है G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल C इज इक्वल्स टू स्मॉल s। इसमें G जो है वो है उत्पादन की वृद्धि दर। अब वृद्धि दर है तो ये कितने में होगी? उत्पादन की वृद्धि दर हम देखेंगे आय से, अर्थात आय इज इक्वल्स टू उत्पादन, प्रोडक्शन मेथड से हम इसमें आय को नापेंगे। तो उत्पादन की वृद्धि दर इज इक्वल टू आय में हुई वृद्धि अपॉन कुल आय, अर्थात किसी पर्टिकुलर वर्ष में जो आय में वृद्धि हुई है और उसके पूर्व के वर्ष में जो आय थी उसको हम डिवाइड करते हैं, उससे हम उसको अगर भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा उत्पादन की वृद्धि दर। और G इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम अपॉन वाई। C जो है वो है पूंजी में हुई विशुद्ध वृद्धि। इसकी बढ़ी हुई आय में विनियोग के अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूंजी में वृद्धि कितनी होगी? विनियोग बटा आय में वृद्धि, अथवा C इज इक्वल्स टू आई अपॉन डेल्टा वाई। और ये जो स्मॉल है s है ये औसत बचत प्रवृत्ति को दर्शाता है, अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बचत आय से बचाया हुआ अंश है, अर्थात स्मॉल s इज इक्वल्स टू कुल बचत अपॉन आय, अर्थात कैपिटल S अपॉन इनकम। हेरोड का प्रथम समीकरण निम्न अनुसार है GC इज इक्वल्स टू S। इसमें G इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन वाई है, C इज इक्वल्स टू आई अपॉन डेल्टा वाई है और S इज इक्वल्स टू स्मॉल s अपॉन वाई है। इसमें द्वितीय समीकरण में C इज इक्वल्स टू आई अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात विनियोग बटा आय में वृद्धि है। उपरोक्त समीकरण में G, C तथा S के मूल्य अगर अपन रख देते हैं तो हमारे पास समीकरण निम्नानुसार होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल s अपॉन वाई। अर्थात अगर LHS की तरह बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो डेल्टा वाई से कट जाएगा और बचेगा I अपॉन वाई इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई। आई और y दोनों साइड से कट जाएंगे क्योंकि ये समीकरण है, तो हमारे पास बचेगा I इज इक्वल्स टू S। उपरोक्त समीकरण यह प्रदर्शित करेगा कि वास्तविक बचतें वास्तविक विनियोग के बराबर होती हैं। आय का व्यवहार उपरोक्त संबंध को स्पष्ट करता है। उपरोक्त संबंध में आय पर औसत बचत प्रवृत्ति निर्भर करती है तथा विनियोग आय में वृद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए उपरोक्त त्वरक सिद्धांत एक्सीलरेशन प्रिंसिपल है। दूसरी जो वृद्धि दर की बात करी है हेरोड ने वो है वांछित वृद्धि दर या वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ की, जो एक अर्थव्यवस्था में जिसकी अपेक्षा की जाती है। वांछित का मतलब होता है मांग, जो अर्थव्यवस्था की है उस रेट ऑफ ग्रोथ की बात करी है। यह वृद्धि दर प्रमुख रूप से व्यवसायी वर्ग के व्यवहार से संबंधित है। इसको हेरोड ने दूसरे आधारभूत समीकरण के द्वारा व्यक्त किया है जो सतत उन्नति के लिए साम्य की स्थितियों को दर्शाता है। हेरोड के मतानुसार वांछित वृद्धि की दर उस दर को कहा जाता है जिस पर एक उत्पादक जो कुछ भी कर रहे हैं संतुष्ट होंगे, अर्थात इसको संतुष्टि की वृद्धि दर भी कह सकते हैं उत्पादक वर्ग की। इस प्रकार यह साहसियों से साम्य को व्यक्त करता है, अर्थात ये एंटरप्रेन्योरल इक्विलिब्रियम या जो व्यक्ति काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, जिस इच्छा से कर रहा है, यदि उसकी वो अपेक्षाएं पूरी होती हैं, अगर वह उस वृद्धि दर को प्राप्त करता है तो वह कहलाती है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। इसको उन्नति की रेखा भी कहा जा सकता है, जिसको यदि प्राप्त कर लिया जाए तो इससे लाभ प्राप्तकर्ताओं को संतुष्टि प्राप्त होगी। इस वृद्धि दर पर मांग इतनी अधिक होती है जिससे कि व्यवसायी वर्ग ने जितना भी उत्पादन किया है उसका वह विक्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे इस वृद्धि की प्रतिशत दर से निरंतर उत्पादन करते रहेंगे। इस प्रकार विकास की यह दर व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। यह सच है कि अर्थव्यवस्था के कुछ विकासशील क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्पादन में अधिक
गति से वृद्धि होगी तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होगी, परंतु इस प्रकार की प्रवृत्तियों का आपसी प्रभाव एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ फर्में अपने विकास की दर में वृद्धि की आवश्यकता का अनुभव कर सकती हैं तथा अन्य कुछ फर्में इसके घटाने को उत्सुक होंगी, किंतु यह व्यक्तिगत निर्णय भी एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए विकास की किसी विशिष्ट दर पर साहसी संतुष्ट हो जाते हैं तथा इसको कायम रखना चाहते हैं। विकास की इसी दर को वांछित वृद्धि की दर कहा जाता है। अर्थात मोटे रूप में इसमें राइटर ये समझाना चाहता है कि अगर आपसी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो कोई अगर अधिक वृद्धि दर चाहता है तो कोई कुछ कम भी चाहता है, तो वो आपस में एक दूसरे से कट करके नल एंड वॉइड हो जाती है। अर्थात एक निश्चित वृद्धि दर मान ली जाती है जो कि विकास की वांछित वृद्धि दर कहते हैं। इसके लिए एक दूसरा समीकरण हैरोड ने बताया। इसमें अब इन्होंने GW और CR का प्रयोग किया है। तो GW मल्टीप्लाइड बाय CR इज इक्वल्स टू S। इसमें अब GW क्या है? वांछित वृद्धि की दर, जिसमें पूंजी का पूर्ण रूपेण प्रयोग कर लिया जाता है तथा इस दर पर पूंजी के बढ़ते हुए स्टॉक का पूर्ण रूपेण प्रयोग कर लिया जाता है तथा इसका मूल्य डेल्टा Y अपॉन Y होता है। CR क्या है? ये पूंजी आवश्यकताओं को प्रकट करती है। वांटेड जो पूंजी चाहिए हमें वांछित विकास दर के लिए, उस पूंजी को ये दर्शाता है। अर्थात वृद्धि की वांछित दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को यह व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में ये पूंजी उत्पादन अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो को व्यक्त करता है और इसका मूल्य I अपॉन डेल्टा Y होता है। और S क्या है? पहले वाली इक्वेशन की तरह ही S औसत बचत प्रवृत्ति है, जिसमें कुल बचत अपॉन इनकम जो है वह औसत बचत प्रवृत्ति है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। उपरोक्त समीकरण के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था की सतत वृद्धि की दर से उन्नति करना चाहती है जिससे कि उसकी क्षमता का पूर्णतः प्रयोग किया जा सके, तब आय को S अपॉन CR प्रतिवर्ष की दर से बढ़ना आवश्यक है। अर्थात GW इज इक्वल्स टू W अपॉन S अपॉन CR। वार्षिक आय में वृद्धि कितनी होगी? सीमांत बचत प्रवृत्ति अपॉन पूंजी उत्पाद अनुपात। तीसरा जो विकास की दर की बात की है, ये इन्होंने बात करी है विकास की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर अथवा विकास की प्राकृतिक दर, अर्थात फुल कैपेसिटी रेट ऑफ ग्रोथ या नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। वृद्धि की प्राकृतिक दर विभिन्न समष्टिगत चरों पर निर्भर करती है। समष्टिगत चर अनेक हैं, जैसे जनसंख्या, प्राकृतिक साधन तथा पूंजी उपकरण आदि, और इसे वृद्धि की सामान्य दर अथवा वृद्धि की पूर्ण रोजगार दर भी कहा जाता है। अर्थात उत्पादन के सभी साधन जिस बिंदु पर जिस वृद्धि दर पर पूर्ण रोजगार प्राप्त कर लेते हैं वो विकास की प्राकृतिक दर कहलाती है। यह दर जनसंख्या की वृद्धि तथा प्रावैधिक प्रगति द्वारा निर्धारित होते हैं। ये पूर्ण रोजगार उत्पादन वृद्धि की दर है। इसको निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। GN अर्थात नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इंटू CR यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो इज मे बी इक्वल टू और मे नॉट बी इक्वल टू S। उपरोक्त सूत्र में GN विकास की वृद्धि दर है ही, और उपरोक्त समीकरण के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक वृद्धि दर से उन्नति करना चाहता है तब आय को S अपॉन CR प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना आवश्यक है। अर्थात GN इज इक्वल्स टू S अपॉन CR। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि GN CR अर्थात प्राकृतिक वृद्धि दर के लिए आवश्यक पूंजी S अपॉन Y औसत बचत प्रवृत्ति के बराबर हो। GN CR औसत बचत प्रवृत्ति के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी नेक्स्ट जो है चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।